सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कारोबार से जुड़ी कई अहम खबरें आप तक इस प्रोग्राम में हम पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, जिसमें तेजी के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान देखा गया। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही थी, लेकिन आज इसके नीचे जाने की क्या वजह है, इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं। कफील, बताइएगा, आज हमने देखा कि कई रोज के बाद मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, इसकी क्या वजूहत सामने आई हैं? देखिए, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर हम बात कर लें तो जो प्रॉफिट टेकिंग का एक खदशा था वो आज देखा गया मार्केट के अंदर, और तकरीबन 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की मार्केट ट्रेडिंग के दौरान जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। और अगर मेरे कैमरामैन इंडेक्स दिखाएं, इस वक्त जो ट्रेडिंग स्क्रीन है, मजमूई तौर पर 66,000 का जो लेवल था उस मार्केट से जब तकरीबन 1000 पॉइंट मार्केट से आज निकल गया। और अगर हम बात कर लें तो 65,000 तकरीबन 955 और 268 पॉइंट की मार्केट में कमी है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट था, थोड़ा सा जो करेक्शन ड्यू थी, और जो ब्रोकर्स थे उनका भी यही कहना था कि जो मार्केट पे ड्यू है करेक्शन, तो वो आज देखी गई है ओवरऑल। लेकिन अगर हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है, और सरमाएकारों को यही कहना है कि इस हवाले से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं इकॉनमी के वो खासे मस्बत हैं, और मार्केट का जो ओवरऑल बिहेवियर है वो खासा पॉजिटिव है। और तमाम थोड़ी वो जो करेक्शन थी वो आज हो गई है, तो उसके बाद मार्केट आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो तेज़ी ही का रुझान जा रहेगा। जी, के लिए 15 करोड़ और 55 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। ये एक और कर्ज अब पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, और इसको एक मखसूस सेक्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। मंजूरी ये सामने आ चुकी है, और जो इसका सेक्टर होगा, ये रकम खवातीन को मालियात तक बेहतर रसाई के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एडीबी की जानिब से ये बता दिया गया कि 10 करोड़ खवातीन को मालियात तक अब बेहतर रसाई इन इस्लाहात के जरिए मुमकिन हो सकेगी, जबकि $5 करोड़ कारोबार के लिए खवातीन को कर्ज देने के लिए भी इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा आप सबके इल्म है कि IMF और FBR की जो टेक्निकल टीम्स हैं उनके मुज़ाकरात जारी हैं, और इनकम टैक्स कवानीन में बड़ी तब्दीलियां लाने की सिफारिश की गई है। टेक्निकल टीम का कहना है कि सर्विसेज और अशिया पर सेल्स टैक्स को हम आहंग किया जाए। IMF टीम ने सिफारिश की है कि IMF FBR वफाकी और सूबाई सतह पर रियल स्टेट का रेट बढ़ाए, जबकि IMF टेक्निकल टीम की सूबाई टैक्स हुकाम से भी मुलाकातें हुई हैं। ये कौन सी इस्लाहात होने जा रही हैं और कौन कौन से नए कवानीन बनने जा रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तार आयत खान, बोल न्यूज़ के रिपोर्टर, हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि जफर पराचा साहब भी MD एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो खवातीन को ये कर्ज मिलने जा रहा है, सहूलियात पैदा होने जा रही हैं, इससे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। उमर, बताइएगा, जो FBR और IMF की टेक्निकल टीम्स के मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये कहाँ तक पहुँचे हैं, और ये कौन कौन से नए कवानीन आ रहे हैं, टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जाएगा, टैक्स कलेक्शन में किस तरह से इजाफा किया जाएगा, क्या मैकेनिज्म होगा? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। IMF और जो IMF की जो टेक्निकल टीम है और इसके साथ साथ FBR के जो मुज़ाकरात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और बाकायदा तौर पर इसकी रिपोर्ट निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को पेश कर दी गई है। और इस रिपोर्ट में कुछ मुतालबात सामने आए हैं, कुछ सिफारिशात सामने आई हैं। उन सिफारिशात में इससे पहले भी हमने ये देखा कि IMF और वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के जो रियल स्टेट का शोबा है उस पर, और ख़ास तौर पर रिटेलर्स, और फिर इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स लगाने की सिफारिशात सामने आई थी। और अब भी हमें यही सिफारिशात सामने नज़र आ रही हैं कि IMF की जो टेक्निकल टीम है कि पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर रिटेलर्स हैं उन पर उनको टैक्स नेट में लाया जाए, और रिटेलर्स क्योंकि टैक्स नेट में बहुत कम है, और पॉइंट ऑफ सेल का जो निज़ाम है वो बहुत कम ऐसी जगहों पर नाफिज है कि जहाँ से टैक्स बहुत कम इकट्ठा होता है। और दूसरा जो पॉइंट ऑफ सेल की रसीदें हैं वो भी, उन पर भी जो है हम देख रहे हैं कि कई ऐसे ब्रांड्स हैं, आउटलेट्स हैं, और फिर उनके जो आगे आउटलेट्स हैं वो भी इस तरह आगे इस निज़ाम के साथ उस तरह मुंसलिक नहीं है, जिस पर FBR ने हाल ही में एक SRO भी जारी किया, और तमाम जितने भी आउटलेट्स हैं उनको इंटीग्रेशन के हवाले से बाकायदा तौर पर लिखा गया कि अगर जो भी आउटलेट इंटीग्रेट नहीं होगा FBR के पॉइंट ऑफ सेल से तो उसको सील कर दिया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये बाकायदा तौर पर एक जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके आउटलेट्स, उनको बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है। और दूसरा ज़री आमदन पर टैक्स, वो भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग जो है वो ज़री आमदन उनकी है लेकिन वो उस पर टैक्स अदा नहीं कर रहे। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो रियल स्टेट का शोबा है जहाँ पे पैसे की रेल पेल है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा घूमता है, तो उस पर भी टैक्स नहीं है और टैक्स रेट कम है, और फिर वैल्यूएशन जो है वो उस अंदाज से नहीं हो रही कि जिस अंदाज से होनी चाहिए। अब FBR का रेट अलग है, DC रेट अलग है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में और फिर उस पर टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसमें हमें
उसमें ये नज़र आता है कि कुछ फ्लॉज मौजूद हैं। तो ये IMF की जो टेक्निकल टीम है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि ये 3 उमर, इससे पहले मैं जफर साहब को जाऊँ, आप ये भी बता दीजिएगा कि ये जो इस्लाहात है, जो ये पूरा टाइम है इसका, ये इस प्लान का, ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आनी है वो तो अगले माह ही आ रही है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट से पहले इस पर अमल दरामद होगा या फिर ये IMF के अगले प्रोग्राम में जब आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए सारी कंडीशंस आपको पूरी करनी है? जी बिल्कुल, ये जो IMF का अगला प्रोग्राम है, जो बेल आउट पैकेज हम लेंगे, उस हवाले से ये बाकायदा तौर पर IMF की टेक्निकल टीम ने असिस्टेंस फराहम की है FBR को कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनसे टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। और ये तमाम जो सिफारिशात हैं आने वाला जो बजट है 2024-25 का, उसमें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी और उसमें जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें बाकायदा तौर पर इस्लाहात की जाएंगी, उनमें तरमीम की जाएंगी। और इस हवाले से ख़ास तौर पर जो रियल स्टेट का शोबा है या फिर रिटेलर सेल्स टैक्स का जो मामला है उनको, और ख़ास तौर पर अशिया और सर्विसेज पर जो सेल्स टैक्स है उनको हम आहंग करने का मुतालबा है। तो ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होंगी जो 2024-25 का जो फाइनेंस बिल होगा उसमें। और फिर उसके बाद ये IMF, क्योंकि अब 11 जनवरी को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को $70 करोड़ जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन ये ठीक है, चले उमर, इससे मुतालिक मैं आपसे मजीद भी ज़रा डिटेल्स देता हूँ। जफर पराचा साहब, इस पर आप भी अगर कमेंट करना चाहें, जो इस वक्त टैक्स कलेक्शन को, टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, वो सेक्टर्स जो कि टैक्स नेट में नहीं थे या ना होने के बराबर थे, उनको भी अब टैक्स नेट में लाया जा रहा है, तो इसके ओवरऑल कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट मुरतब होंगे? जनाब, ये जो भी चीज़ें आ रही हैं और बातें आ रही हैं बड़ी खुश आइंद हैं। एक तो बात यह है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है और गोल्ड का जो सेक्टर है, ये बिल्कुल भी आपके टैक्स नेट के अंदर नहीं है। और ये बरमला और बड़ी दीदा दिलेरी से कहते हैं हमने टैक्स नहीं देना। तो जो आपका और एग्रीकल्चर सेक्टर आपका GDP का 20% है, रिटेल सेक्टर भी आपका तकरीबन 20% है। तकरीबन 25 लाख आपके शॉपकीपर्स हैं और उसमें से चंद हज़ार लोग टैक्स देते हैं। तो अगर हम इनको टैक्स नेट में ले आएंगे तो हमारी इकनॉमी बहुत जल्द, बहुत तेज़ी के साथ आगे जाएगी। और जो ख़ास तौर पे हमारा रिटेल, ये जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है, इसके अंदर सारी की सारी ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग सारी की सारी उसके अंदर जाके लगती है। और हमारी मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमने इसको अपनी इकनॉमी की तरक्की के साथ जोड़ दिया है, जबकि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर तवज्जो दी जाती है, ट्रेडिंग के ऊपर तवज्जो दी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो अगर हम इसको ले आएंगे अपने टैक्स नेट के अंदर, जो कि अब लगता है क्योंकि आर्मी चीफ और उनकी टीम की वजह से जो चीज़ें ठीक हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। और IMF ये तजावीज़ पहले भी देता रहा है। लेकिन जफर साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये अगर ये टैक्स गवर्नमेंट इन पर अप्लाई कर देती है, इन सेक्टर्स पर, तो फिर तो इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट से जो टैक्स इनके ऊपर अप्लाई होगा वो ये आम पब्लिक पर, एंड कंज्यूमर पर इम्पोज कर देंगे। देखिए जनाब, बात यह है कि अगर ये आम पब्लिक के ऊपर इम्पोज करेंगे तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम होंगी, जो कि एक अवामी मफाद के लिए अच्छी बात है। क्योंकि इस वक्त जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक आदमी 5, 10, 20, 50 प्लॉट होल्ड करता है। तो मेरा कहना यह है कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ फिनिश करके चीज़ बिकनी चाहिए, प्लॉट नहीं बिकनी चाहिए। एक तो जब एक आदमी उन चीज़ों को होल्ड कर लेता है तो जो असल कंज्यूमर है उसको महंगा मिलता है। अगर टैक्सेस लगेंगे तो इस इन्फ्लेशन नहीं होगा इस मार्केट में, बल्कि रेट कम होंगे, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हुई हैं। देखिए, आम आदमी जो है सारी जिंदगी लगा के एक घर नहीं ले सकता। ये जो अगर आप हाउसिंग स्कीम्स देखें तो अगले के 30-40 साल में भी आबाद नहीं होनी, सिवाय आपका एग्रीकल्चर लैंड ज़ाया हो रहा है। और तो जफर साहब, चलें, ये रियल एस्टेट की हद तक तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये सेल्स और रिटेल सेक्टर जो है, इन पर जब ये अप्लाई होगा तो इनकी एंड प्रोडक्ट महंगी होगी। फिर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर अगर ये अप्लाई होगा तो इनकी पूरी इंडस्ट्री की वो एंड प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी, तो वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो फिर पब्लिक पर ही पड़ने आखिर में। देखिए जनाब, मैं ये समझता हूँ रिटेल पर टैक्स लगने से महंगाई नहीं आएगी, क्योंकि वो जो बिजनेसमैन या रिटेलर अर्न कर रहा है वो अपने हिस्से का टैक्स नहीं दे रहा।
अगर हम ये सोचने लग पड़ेंगे तो फिर तो हमारे यहाँ टैक्स जमा नहीं होगा। आप ये देखिए, आपका रेवेन्यू जो कलेक्ट दिन ब दिन बढ़ रहा है, कलेक्शन, उसकी वजह से महंगाई नहीं आ रही। हाँ, डॉलर की वजह से महंगाई आई और आपकी कार्टेलाइजेशन की वजह से महंगाई आई, स्मगलिंग की वजह से महंगाई आई और आपकी जो होर्डिंग है उसकी वजह से आई। जबकि आपने देखे पिछले दिनों जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हुए उसके बावजूद आपके यहाँ महंगाई में कमी आई, आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ा। तो अगर ये चीज़ें हम ठीक नहीं करेंगे, जिसको टैक्स देना चाहिए, अगर हमको यहाँ से टैक्स कलेक्ट नहीं होता तो फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो उससे ज़्यादा महंगाई आएगी। मेरा ये कहना है कि बजाय जो जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए वो टैक्स दे, सिवाय इसके कि जी 25 करोड़ आवाम पे हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा दें, उससे महंगाई ज़्यादा आएगी। ठीक है। अच्छा उमर, ये टैक्स मशीनरी को अब ये मुकम्मल तौर पर फाल करने की जो सिफारिश है, इसके लिए कोई टाइम पीरियड रखा गया है? ये कितनी देर का प्रोसेस होगा? ये चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा या जो आने वाली हुकूमत होगी ये वो सारे इकदाम उठाएगी? देखिए जनाब, बात ये है कि देखिए जी, जफर साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ जरिए। उमर हयात से पहले मैं इसकी अपडेट ले लूँ, फिर इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा काइंडली। जी उमर। देखिए, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इस हवाले से मेजर्स ले रही है और ख़ास तौर पर FBR के अंदर जो ओवरहालिंग की सिफारिश आई है वो यकीनी तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। FBR हमेशा से ये कहता आया है कि हमारे पास इन्फोर्समेंट की कमी है, क्योंकि हमारे पास जो मेन पावर है वो नहीं है, जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट मेजर्स नहीं लिए जा सकते। लेकिन यह है कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है इस वक्त FBR के अंदर ख़ास तौर पर इस्लाहात के हवाले से और उनके रेवेन्यू के में इजाफे के हवाले से काफ़ी तगदो कर रही है और केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी इस हवाले से मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। ख़ुद उन्होंने मीटिंग की है IMF टेक्निकल टीम के साथ और इस हवाले से ख़ास तौर पर रेवेन्यू मेजर्स के हवाले से। लेकिन जो आपका टैक्स मशीनरी के हवाले से सवाल है उसमें यकीनी तौर पर अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि हमें वर्ल्ड बैंक भी जो है वो कुछ रकम देता है कि आप FBR के अंदर इस्लाहात करें। तो उन रिफॉर्म्स को अगर देखा जाए तो एप्लीकेबल और ख़ास तौर पर आगे लेकर आना ये खासा मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब उस हवाले से मुश्किल इसलिए नहीं होती क्योंकि FBR कोशिश ये कर रहा है कि जो जितने भी अफराद हैं जो टैक्स गुजार हैं और टैक्स जिन्होंने देना है वो नहीं देते तो उनको नोटिस सर्व होंगे। तो अब इस हवाले से ये भी है कि खास तौर पर निगरान हुकूमत और FBR की जानिब से बाकायदा तौर पर जो पॉइंट आपका आ गया। उमर, बस जफर साहब इस पर एक ब्रीफ कमेंट आप करना चाह रहे थे, जल्दी से कर दीजिएगा। देखिए जनाब, मैं एक बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पॉलिसीज़ या कानून बन रहे हैं अगर इदारों की विल होगी तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाली हुकूमत जो सियासी हुकूमत है वो कहीं इस पे कमज़ोरी ना दिखाए, नंबर 1। नंबर 2, वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है हमारी कानून साजी से मुताल्लिक। उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ कवानीन बनते हैं उसमें ज़ाती मफाद को पहले रखा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही हो रही है। इसके साथ साथ एक बात मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हमारी इकनॉमी का एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है कि जो आपके पावर सेक्टर के अंदर जो आप कैपेसिटी चार्जेस देते हैं IPPs को, उसको रीस्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसको रीविजिट की ज़रूरत है। नहीं तो ये इतना बड़ा आपकी इकनॉमी के लिए ब्लैक होल है कि सब चीज़ें खा रहा है और खा जाएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जफर पराचा साहब, MD एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। उमर हयात खान बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे किसान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और उसके एहतजाज की वजह यह है कि खाद की कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सिर्फ पिछले 15 दिन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई 1500 रुपये का इजाफा हो गया है। उस वक्त खाद ब्लैक में 5000 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसकी क्या वजूहत हैं और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, इससे कितना नुकसान हो रहा है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। मियाँ उमैर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर मरकज़ी किसान इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया उमैर मसूद साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जो कीमत बढ़ती जा रही है, चंद हफ्ते पहले हमने बात की थी, उस वक्त तो फिर कम थी, या बढ़ते बढ़ते 5000 पर पहुंच चुकी है। अब आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, आगे क्या इसका हल निकलना है, कहां तक जाकर ये रुकेगी और इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जब पिछली दफ़ा एक हफ़्ता पहले जो इसकी कीमत थी वो तकरीबन ब्लैक में 500 रुपये ऊपर था, लेकिन अभी ब्लैक में तकरीबन 1600-1700 रुपये, 5200 रुपये इस टाइम मार्केट में रेट है, जबकि इसका ऑफिशियल रेट है 3410 रुपये। लेकिन उसके बावजूद माफिया जो एक डेवलप हो चुका है, अब वो अपना मुनाफा कम नहीं करते और अगर उन्हें कुछ कहा जाता है तो वो दुकानें बंद कर देते हैं। इंतज़ामिया भी इनके आगे घुटने टेक चुकी है और हम भी आज भी
पंजाब के तकरीबन सारे शहरों में हम एहतजाज कर रहे हैं किसान, और जगह जगह पे धरने दिए जा रहे हैं। डीसी दफातर बंद हैं, कमिश्नर ऑफिस के गेट बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद इस माफिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार जो है वो फर्टिलाइज़र कंपनियों का है कि कंपनियां अपने डीलर को क्यों नहीं कंट्रोल करती कि वो उनका डीलर है तो उसका रेट कम से कम उसको कंट्रोल रेट पे कहें कि खाद बेचो, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर रहे। और अब तो हम ये देख मजबूर हो गए इस बात पे कि तबाही करना चाह रही है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर की। इसके साथ साथ डीएपी खाद जो है वो उसका रेट 12,500 रुपए था और अभी 15-16 हज़ार रुपए पे पहुंच चुका है, और वो भी मिल नहीं रही मार्केट में। अच्छा। और फिर मकई जो हमारी थी, दूसरी तरफ अगर आप हमारी फसलों की तरफ देखें तो मकई जो 3200-3300 रुपए जिसका रेट था, आज वो 1200-1300 रुपए पे आ गई है मन के हिसाब से। इसी तरह बाकी फसलें हैं। तो अगर ये उमर साहब, ये आप लोग एहतजाज तो इसलिए कर रहे हैं कि ये कीमतों में कमी आए, हुकूमत आपकी बात सुने, थोड़ा एक्शन ले, लेकिन जैसे जैसे आप लोग एहतजाज कर रहे हैं हम कीमतों में मजीद इजाफा होता देख रहे हैं, तो ये सूरत-ए-हाल कंट्रोल में आ क्यों नहीं रही, सुन क्यों नहीं रहा कोई आपकी? सर देखिए, आपके चैनल के तवस्सुत से फेडरल मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम इसको कर रहे हैं, इस पे एक्शन ले रहे हैं, हम सब्सिडी जो दी है उनसे बात कर रहे हैं कि आप इसको रेट को कम करें, लेकिन गवर्नमेंट उनको गैस की मद में सब्सिडी भी दे रही है। उसके बावजूद ये कंपनियां जो हैं किसान को लूटने पे लगी हुई हैं, और ये सारा का सारा कसूर जो है, अगर डीलर को इन्होंने इस लेवल पे पहुंचाया तो उसकी जिम्मेदार सारी कंपनियां हैं। पाकिस्तान में 3 कंपनियां FFC वाले हैं, एंग्रो वाले हैं और फातिमा वाले हैं। अगर ये 3 लोगों को गवर्नमेंट ठीक कर ले तो सारा निज़ाम ठीक हो सकता है। अच्छा, तो मैं सब ये इनका इशू क्या है, ये क्या इन पर सब्सिडी इनकी कम हो चुकी है इसलिए इन्होंने कीमतों में इजाफा किया? आप कह रहे हैं कि सब्सिडी दी जा रही है इनको? सर, कीमतों में बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ। जो कंट्रोल रेट है, जो मार्केट में इनका MRP रेट है, वो वही है, उस पर 3410 रुपये है, लेकिन ब्लैक में बेचा जा रहा है। कंपनी साथ शामिल होती है डीलर के कि ये अपना मार्जिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे आर्मी चीफ साहब ने डॉलर के लिए एक्शन लिया है। अगर ज़राअत को बचाना है तो उनको इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो उमर साहब, ये अभी भी आप कह रहे हैं एक्शन लेना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट के इल्म में नहीं है, वो इग्नोर कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, मैंडेट नहीं है, असल इशू है क्या? गवर्नमेंट ने अभी तक एक्शन लिया क्यों नहीं? चूंकि आपको भी एहतजाज करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। जी बिल्कुल सर, काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी अरसे से हम इस पे शोर मचा रहे हैं। गवर्नमेंट को हर बात का इल्म है, गवर्नमेंट को पता है कि खाद जो है वो ब्लैक हो रही है, खाद स्मगल हो रही है, उसको ना स्मगलिंग को रोका जा रहा है, इवन के मार्केट में रेट को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो फिर ये मतलब तो यही हुआ कि हम इस ज़राअत को तबाह करना चाहते हैं, अपने हाथ से इसको तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि ना तो अब हमारी जिस जो है मकई की फसल को एक्सपोर्ट से रोक दिया गया। ठीक है, आप कहेंगे गवर्नमेंट के इल्म में है, लेकिन उसके बावजूद इकदाम नहीं उठाए जा रहे। बहुत शुक्रिया मियां उमैर मसूद साहब, सदर मरकजी किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे, आज से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।